तुम हार जाओगे अली, तहजीब ने हंसकर कहा। वो अचानक ही बड़े अच्छे मूड में आ गई थी। उसका ये अंदाज मेरे लिए बहुत अजीब था। वो बड़े यकीन के साथ दावा कर रही थी। आखिर उसके जहन में क्या था जिसकी बिना पर वो इस कदर बढ़ कर बातें कर रही थी। जहन पर खासा जोर डालने के बावजूद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वो बोली, मैं अपनी धमकी पर 2 मरहलों में अमल करूंगी अली। पहले मरहले में मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अपनी बात मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दूंगी। इन 5 मिनटों के दौरान तुम्हें कोई फैसला करना होगा। अगर तुम अपने फैसले पर कायम रहे तो मैं दूसरे मरहले पर अमल शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक बार फैसला करता हूँ। वो बोली, आज तुम 2 बार फैसला करोगे अली। तहजीब मैल्कम एक्स तुम्हें इस अमर की यकीन दहानी करा रही है कि ये बात मुझे खुद भी गवारा नहीं है कि तुम किसी जबर के तहत फैसला करो या शिकस्त खा जाओ। लिहाजा मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम कहे जाओ तहजीब, मैं सुन रहा हूँ। दर हकीकत तहजीब का एतमाद मुझे दहलाए दे रहा था। किसी बड़ी मजबूती के बगैर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जबान से नहीं निकाल सकती थी। वो बोली, तुम नहीं मानते तो सुनो अली। मुझे टेरिस महल पहुंचने के बाद होश आया था, लेकिन बर्ड पहले ही होश में आ चुका था और उसकी जबानी मुझे ली कुआन का पैगाम मिला है। उसने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी करार दिया है। साथ ही ये पेशकश भी की है, अगर मैं तुम्हें रिहा कराने में कोई दुश्वारी महसूस करूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उससे मदद तलब कर सकती हूं। मैंने तेजी से कहा, तुम ब्लफ कर रही हो। ली कुआन को मैं पहले ही इस मामले में हाथ डालने से मना कर चुका हूं। वो बोली, उसके पैगाम में ये हवाला भी मौजूद था और इसलिए वो खुद नहीं आया, लेकिन उसने कहलवाया है कि तुम्हें हर सूरत में आजाद होकर जालिमों की सरकूबी करनी है। जो काम अपनी मजबूरियों की वजह से वो खुद नहीं कर सका वो तुम्हें करना है, और तुम्हारे लिए उसका पैगाम ये है कि दुनिया में फलस्तीनियों के अलावा और भी मजलूम हैं। बेशक फलस्तीन को अव्वलियत देते रहना, मगर कभी किसी मजलूम की मदद से मुंह मत मोड़ना, खा वो मजलूम यहूदी ही क्यों ना हो। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत बुलंदी से नीचे गिरा दिया हो। मेरे जहन में एक ही जुमला गूंजे जा रहा था, कभी किसी मजलूम की मदद से मुंह मत मोड़ना, खा वो मजलूम यहूदी ही क्यों ना हो। मैं हैजानी कैफियत का शिकार हो गया। ये जुमला ली कुआन का था। ली कुआन जो मुसलमान भी नहीं था। मालूम नहीं उसके पैरों में मसलहत की कौन सी जंजीरें पड़ी हुई थीं कि वो मैदान अमल में नहीं उतर सकता था। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके कहे हुए जुमले ने मेरी आंखें खोल दी थीं। ये जुमला तो हमारी मजहबी तालीमात की बुनियाद था। मजलूम की मदद को हर हाल में अव्वलियत दी गई थी। ये वो मकाम था जहां फराइज भी पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं। खुदा की शान थी कि मुझे तलकीन एक गैर मुस्लिम की तरफ से की गई थी। मैं जो यहूदियों के खिलाफ एक आहनी अज़्म लेकर मैदान अमल में उतरा था। मैं जो फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के लिए सरधड़ की बाजी लगाए हुए था, इसलिए कि उनका इस्तेहसाल किया गया था, इसलिए कि वो दीनी रिश्ते से मेरे भाई थे, और किसी भाई की तकलीफ मुसलमान को उसी तरह बेचैन कर देती है जिस तरह जिस्म के एक उज़्व में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म पर उसके असरात पड़ते हैं। मेरे लिए फ़लस्तीनी अवाम की अव्वलियत थी, मगर मैंने कभी किसी मजलूम की मदद से मुंह नहीं मोड़ा था। इसकी वजह यह थी कि हमारा मजहब हमें इसकी तालीम देता है, बल्कि ये तो मुझ पर मेरे परवरदिगार का एहसान था। उसने मुझे फितरत ही ऐसी बख्शी थी। तो फिर मेरा कमाल क्या हुआ? मुझे तहजीब की आवाज़ आई। वो मुझे पुकार रही थी, मगर मेरे दिलो दिमाग में तो आंधियां सी चल रही थीं। जो कुछ मैंने आज तक किया उसमें मेरा रत्ती भर कोई हिस्सा नहीं था। बात तो तब होती कि मैं कोई कुर्बानी देकर अपना मिशन जारी रखता, और मुझे माजी में दूर दूर तक कोई कुर्बानी नजर नहीं आ रही थी। कुछ नजर आया तो ये कि मैं अपने फराइज से रूगर्दानी का मुर्तकिब हो रहा हूँ, महज अपनी दोस्ती निभाने की खातिर और जनरल टेरिस को मुतमईन करने के ख्याल से यहाँ कैद होकर रह गया था। मैंने तहखानों से निकलने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया था, जबकि ये मेरा फर्ज था। मैं शायद असीरे ज़ात होकर रह गया था, अनानियत पसंद हो गया था, जबकि मेरी जिंदगी तो अमानत थी। फ़लस्तीन के बेघर मजलूम लोगों की अमानत, उन मासूम बच्चों की अमानत जिन्होंने कैंपों में आंखें खोली थीं, जिनसे उनके घर छीन लिए गए थे, और अब कोशिशें ये हो रही थीं कि मासूम बच्चों के मुंह से दूध की बोतलें छीन ली जाएं, माओ को उनके जिगर गोशों से दूर कर दिया जाए, और अरब की पूरी सरजमीन को यहूदियों के नापाक कदमों तले रौंद डाला जाए। तो मैं क्या करता रहा और क्या कर रहा हूँ? मैंने खुद से सवाल किया, और उसका जवाब बड़ा खौफनाक था। मैं लरस कर रह गया। मेरी हर सांस मजलूम की अमानत थी, और मैं इस अमानत में खयानत का मुर्तकिब हो रहा था। मैं अमीन नहीं था, खाइन था। मुझे खुदा ने मजलूमों के लिए असासा बनाया था, और मैं उस असासे को ज़ाया करने का मुजरिम था।
कब्र में मुनकिर नकीर मुझसे सवाल करते तो मैं क्या जवाब देता कि मैंने उस असासे को किस किस तरह ज़ाया किया, जिन नेमतों से मुझे नवाजा गया था किस किस तरह उनकी नाकदरी की। मैदान हशर में मैं अपने माबूद को क्या मुंह दिखाता। वो बड़ा रहीम व करीम है, बंदों की खताओं से दरगुजर करने वाला। लेकिन हुकूकुल इबाद के मुजरिमों के लिए तो उस सबसे बड़ी बारगाह में भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं इस भयानक जुर्म का मुर्तकिब हुआ था। मुझे अपनी आकिबत खतरे में नजर आने लगी। मैंने गरजदार आवाज में कहा, तहखाने का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दो तहजीब, वरना मैं इन दीवारों को गिराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और अचानक मुझे महसूस हुआ कि तहखाने का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। मैंने चौंक कर देखा, जनरल टेरिस के अलावा बड और तहजीब भी मेरे नज़दीक ही मौजूद थे। उन सबकी निगाहों में मेरे लिए तशवीश थी। तहखाने का दरवाज़ा कब खुला, कब बड और तहजीब वहाँ आए, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही खुद फरामोशी की कैफियत में मुब्तला हो गया था। तभी वो लोग मेरे नज़दीक आने की हिम्मत नहीं कर सके थे। सबसे पहले झपट कर मेरे नज़दीक आने वाली तहजीब थी। वो बोली, तुम्हें क्या हो गया था अली? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं तहजीब, मैं गफलत की नींद सो गया था, तुमने मुझे बेदार कर दिया। तुमने मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी है तहजीब। मैं तुम्हारा, बड और ली क्वान तीनों का शुक्रगुजार हूँ। तहजीब ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो अली, वही भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। मैंने कहा, मैं बहुत बड़ी खयानत का मुर्तकिब हुआ हूँ तहजीब। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने अमल से अपनी गलतियों का इजाला कर दूं। मैंने कहा, और तहजीब और बड को अपने साथ आने का इशारा करता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जनरल टेरिस की भर्राई हुई आवाज आई, क्या तुम मुझसे नाराज हो अली मेरे दोस्त? मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने आप से नाराज हूँ जनरल, मैं अपने फराइज से रूगर्दानी का मुजरिम हूँ। जनरल ने तेजी से करीब आकर मेरा बाजू पकड़ा, बोला, नहीं तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा इस तरह यहाँ से जाना क्या मानी रखता है? मैं फीके से अंदाज में मुस्कुराया, कहा, तुम मेरे बहुत मुखलिस दोस्त हो जनरल, और मुखलिस दोस्तों से किसी हाल में भी नाराज नहीं हुआ जा सकता। मैंने निहायत नरमी से उससे अपना बाजू छुड़ा लिया। जनरल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, मुझे बताओ कि जो ज्यादती मैंने की उसके इजाले के लिए मैं क्या करूं? मैंने जीनों पर चढ़ते हुए कहा, तुमने जो ज्यादती की उसका इजाला तो हो भी गया जनरल, अब तो मुझे उस ज्यादती का इजाला करना है जो मैंने की है। जनरल हमारे साथ साथ चल रहा था। बोला, तुम्हारे अंदाज में बड़ी अजनबियत है अली, मुझे बताओ तो सही तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने कहा, मैं यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से तो नहीं मिटा सकता जनरल, तहम उन्हें जिस कदर नुकसानात पहुंचाना और उनके जितने एजेंटों का जल्द अज जल्द सफाया करना मेरे बस में है, मुझे उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। शुरुआत मैं निकिता से करूंगा। तहखाने से बाहर निकलकर जनरल ने अपने आदमियों को जल्दी जल्दी कुछ अहकामात दिए और फिर तेज तेज कदमों से हमारे साथ हो लिया। बोला, अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ। मैंने कहा, तुम्हारी मौजूदगी तो जरूरी होगी जनरल। इस दौरान हम ख्वाबगाह तक पहुंच गए थे। मैंने दस्तक दिए बगैर हैंडल घुमाया, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। मजबूरन मुझे दस्तक देना पड़ी। अंदर से निकिता की खुमार आलूद आवाज आई, कौन है? शायद वो सोते से उठी थी। मैंने बुलंद आवाज से कहा, दरवाजा खोलो तहजीब, मैं अली जार खान हूँ। निकिता ने दरवाजा खोलने में देर न लगाई और दरवाजा खोलते ही ये देखे बगैर कि मेरे साथ कौन कौन है मुझसे लिपट गई। निकिता ने शिकायती लहजे में कहा, तमाम रात बेताबी से करवटें बदल कर तुम्हारा इंतजार करते गुजारी है अली, कहाँ रह गए थे? मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मैंने उसे खुद से अलहदा करके एक जोरदार धक्का दिया। वो कमरे के अंदर जा पड़ी। मैं बड़े इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुआ। निकिता की आंखें मेरे रवैये पर हैरत से फैली हुई थी। फिर उसने मेरे साथ तहजीब और बड को देखा तो उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। निकिता ने अटक अटक कर कहा, तुम अली यार खान, तुम तो। लेकिन वो खामोश हो गई। जुमला मुकम्मल करना उसके बस की बात थी भी नहीं। इस तरह वो खुद भी बेनकाब हो जाती। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बेफिक्र रहो निकिता, मैं अब भी यहूदियों के मफादात का हामी हूँ, लेकिन जनरल टेरिस को मुझ पर शुबा हो गया था, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी नागुज़ीर हो गई है। निकिता ने वहशत से कहा, मैं तुम्हारे तसव्वुरात की तजसीम हूँ। मैं वही हसीन पैकर हूँ जिसे तुम चांदनी रातों में तखय्युल की आंख से देखा करते थे। अब मैं तुम्हें मिल गई तो तुम मुझे कुर्बानी की भेंट चढ़ा देना चाहते हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या बेपर की हाँक रही हो? मालूम होता है तुम्हारा दिमाग उलट गया है। जो खुसूसियात तुमने बयान की हैं, तहजीब मेलकम एक्स के अलावा कोई और लड़की उन खुसूसियात की हामिल हो ही नहीं सकती। वो बोली, उससे तुम दिली मोहब्बत करते हो जबकि मैं तुम्हारे जिस्म की जरूरत हूँ। क्या तुम अपने अल्फाज भूल गए? मैंने जनरल टेरी से कहा, ये तुम्हारे सामने बेहुदा बकवास कर रही है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। मालूम नहीं तुम कैसे जनरल हो। वो बोला, बेफिक्र रहो, अब ये कोई बकवास नहीं करेगी। मैं अभी इसे अपने आदमियों की तहवील में देता हूँ। निकिता उछल कर खड़ी हो गई, बोली, ठहर जाओ जनरल,
इस शख्स के नजरियात तब्दील हो चुके हैं। ये अब यहूदी मफादात का हामी हो गया है। तुम इससे कोई बड़ा नुकसान उठाओगे। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मुमकिन है थोड़ी देर के बाद तुम यही इल्जाम जनरल टेरिस पर भी आयद कर दो। वो बोली, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं किसी पर क्यों इल्जाम आयद करने लगी? ये शख्स तुम्हारा गद्दार है जनरल, ये तुम लोगों को डुबो देगा। मैंने कहा, जरा गौर करो जनरल, अगर मैं यहूदी मफादात का हामी होता तो ये मुझे बचाने की कोशिश करती, लेकिन इसके इल्जाम से साफ जाहिर होता है कि ये मुझे तुम्हारी नजरों में मशकूक करना चाहती हैं। खुद गिरफ्तार होते होते भी मुसलमानों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की ख्वाह है। जनरल टेरिस ने बेपरवाही से कहा, हर एजेंट गिरफ्तार होते वक्त या गिरफ्तार होने के बाद ऐसी ही हरकतें करता है, लिहाजा ऐसी बातों का नोटिस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। निकिता चीख पड़ी, बोली, नहीं, मैं ब्लफ नहीं कर रही, मैंने खुद मशीनों के जरिए इसका इम्तिहान किया था। मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, उन्हीं मशीनों के जरिए तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भी तो यकीन आया था। निकिता चौंक पड़ी, बोली, हाँ, लेकिन क्या तुम? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या न कहे। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है निकिता, तुम जैसी काबिल नफरत औरतों से मोहब्बत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। निकिता ने कहा, तो फिर वो सब क्या था अली? मैं यकीन नहीं कर सकती, हमारी मशीनें झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कहा, मशीनों को धोखा देना क्या मुश्किल है निकिता? बरतर इंसान है या मशीनें? तुम मुझे 50 मरतबा मशीनी इम्तिहानों से गुजारो, मैं हर बार उन्हें धोखा दे दूंगा। जनरल टेरिस, तहजीब और बर्ड में से कोई भी उस मोहब्बत से वाकिफ नहीं था जो मुझे निकिता से हो गई थी, इसलिए वो तीनों ही हैरान थे। मैंने कहा, तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि गैर मुल्की एजेंटों के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। अगर तुम किसी रियायत की ख्वाह हो तो बता दो। निकिता तलखी से हंसी, बोली, मुझे मालूम है तुम लोग किस किस्म की रियायत देते हो, खास तौर पर कोई हसीन औरत अगर हाथ आ जाए तो। मैंने कहा, तुम पर बहुत संगीन इल्जामात हैं निकिता। तुम फर्जी नाम और जाली पासपोर्ट पर गोइटे हिल में दाखिल हुई और तुमने इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश की। मेरा मशवरा है, होश के नाखुन लो, हमारे साथ ताउन करो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तुम हमसे ताउन करोगी तो तुम्हारे साथ बेहतर सलूक किया जाएगा, ये तुमसे अली यार खान का वादा है। वो बोली, और अगर मैं ताउन करने से इनकार कर दूं तो? उसने मेरी आंखों में झांका, वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी थी। मैंने कहा, तहजीब और बर्ड को देखकर अंदाजा कर लो कि जजीरे मर्ग तबाह हो चुका है। तुम्हारे मोशे हावर्ड ने जो सहर फूंका था उसका खात्मा हो चुका है। गोइटे हिल में मोशे हावर्ड के तमाम एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जल्द या बदेर उसका खात्मा भी मैं कर दूंगा। वो बोली, तुम मुझे गद्दारी का सबक दे रहे हो अली? मैं जान दे दूंगी मगर अपने मिशन से गद्दारी नहीं करूंगी। मैंने कहा, उसके बावजूद मैं तुम्हें सोचने की मोहलत जरूर दूंगा निकिता, मुझे मालूमात दरकार हैं। रज़ाकाराना तौर पर नहीं फराहम करोगी तो तुम पर तशद्दुद किया जाएगा। उसके बावजूद भी तुमने जबान न खोली तो कोई और जबान खोल देगा। मुझे तो हर हाल में मालूमात दरकार हैं, इससे गरज नहीं कि मालूमात किस जरिए से हासिल हो रही हैं और उनके हुसूल के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ रहा है। जनरल, इसे कैद खाने में भिजवा दो। निकिता के जाते ही तहजीब ने पूछा, ये निकिता के और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का क्या चक्कर था? जनरल ने उसे तय खाने में भिजवा दिया था। मैंने कहा, बिलफ्राजो से मुकाबले के बाद जो एम्बुलेंस आई थी वो तो तुम्हें याद ही होगी। उस वैन के अंदर नस्ब मशीनों के जरिए मेरा चेकअप किया गया था। वो जानना चाहते थे कि बुल फाइटिंग और उसके बाद बिलफ्राजो से मुकाबले के मेरे सिस्टम पर क्या असरात हुए हैं। वो अपनी मशीनों से मेरे सिस्टम पर किसी भी किस्म के असरात दरियाफ्त नहीं कर सके। मैंने मौके से फायदा उठाकर ये जाहिर किया जैसे मैं निकिता से मुतासिर हो गया हूँ। उसे भी मशीनों से चेक किया गया, मशीनों ने मेरे बयान की तस्दीक कर दी, चुनाचे निकिता को मेरी मोहब्बत पर ईमान लाना पड़ा। उधर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मोशे हावर्ड निकिता को ही तुम्हारा रोल अदा करने की तरबियत दे रहा था। जब उसके इल्म में ये बात आई कि मैं निकिता से मुतासिर हो गया हूँ तो वो बहुत खुश हुआ। उसकी दानिस्त में मैं बुरी तरह फंस गया था। दरअसल उसे शुरू से ही पूरी तरह यकीन नहीं था कि मेरे नजरियात पूरी तरह तब्दील हो गए हैं। मुझे भी इसका अंदाजा था, इसलिए मैंने बर्ड को अपना निशाना बनाया था ताकि उसके शुबहात का इजाला हो सके। उसके बाद उसने तूफान वाली रात अपने एक कारिंदे के जरिए मेरी असलियत मालूम करने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी ये चाल भी उस पर उलट दी। तुम अंदाजा करो कि उसके बावजूद वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ। निकिता को हिदायत की कि किसी वक्त भी मुझे तन्हा न छोड़े। तुम्हारे मेकअप में होने की वजह से निकिता के लिए ये काम बेहद आसान हो गया था, लेकिन अफसोस है कि मोशे हावर्ड को बहुत बड़ी जिक उठाना पड़ी। जनरल टेरिस ने कहा, मुझे इस बात पर हैरत है अली कि जिन मशीनों पर उन्हें इतना नाज है तुम उन मशीनों को किस तरह धोखा दे गए। मैंने कहा, इसका क्रेडिट ली कुआन को जाता है जनरल।
अब मैं खुद पर हर किस्म की कैफियत तारी कर सकता हूँ। मशीन तो सिर्फ उसी वक्त किसी को पकड़ सकती है जब कोई बात सिर्फ जबान से कही जा रही हो। तहजीब ने शिकायती लहजे में कहा, तुम्हें चाहिए था कम से कम मुझे तो बता देते कि तुम्हारे नजरियात तब्दील नहीं हुए। बड ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाँ इन्हें बता देते और बड की चाहे जान निकाल लेते। जनरल टेरेस हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ बड, लेकिन अगर उस ड्रामे की अशद जरूरत न होती तो मैं हरगिज तुम्हें तख्ता मश्क न बनाता। और तहजीब, तुम तो जानती हो कि वहाँ गुफ्तगू सुन लिए जाने का किस कदर खतरा था। मैं तुम्हें बताना चाहता तो भी नहीं बता सकता था। बड बुरा सा मुंह बनाए बैठा था। मेरे खामोश होते ही बोला, तुम बहुत ज़हीन हो चीफ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आखिर हमेशा बड बेचारा ही क्यों तख्ता मश्क बनता है? मैंने कहा, मैं तुमसे माजरत कर चुका हूँ, मगर मालूम होता है अभी तक तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मुझ पर जुर्माना कर सकते हो। अचानक इंटरकॉम का बजर बजा। मैंने जनरल को इंटरकॉम का रिसीवर उठाने का इशारा किया। जनरल ने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनी और फिर दूसरी तरफ मौजूद शख्स को होल्ड करने का कहकर मुझसे मुखातिब हुआ। बोला, यहूदी एजेंटों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, मगर डेविड रेयान नहीं मिल सका। हमारे आदमी उसकी घात में है। मैंने कहा, उनसे कह दो कि अब उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जनरल ने सवाल किए बगैर मेरी बात दोहरा दी। फिर वो इंटरकॉम बंद करके मुझसे बोला, तुमने उसकी गिरफ्तारी से हाथ क्यों उठा लिया? मैंने कहा, हाथ नहीं उठाया जनरल, बल्कि उस पर तो मैं खुद हाथ डालूंगा। वो इस बिसात का अहम तरीन मोहरा है और मुझे शुबा है कि अब उसका हाथ आना मुश्किल है। जनरल ने कहा, जब उसका हाथ आना मुश्किल है तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तहजीब को भी उठने का इशारा करते हुए कहा, मैं उसके होटल की तरफ जा रहा हूँ। मुमकिन है कि उसका कोई सुराग हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। जनरल बोला, एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए हिफाजती गार्ड्स का बंदोबस्त कर दूं। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मुझे इन झमेलों में उलझाने की कोशिश मत करना। एक मुजाहिद को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं होती। वो बोला, अच्छा तो फिर यूं करो कि रेडियो कार में जाओ ताकि मैं बवक्ते जरूरत तुमसे राब्ता तो कर सकूं। मैंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और बड मेरी वापसी तक तुम अलर्ट रहोगे। मुमकिन है मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए। चंद मिनट बाद मैं रेडियो कार में टेरेस महल से बाहर निकल रहा था। तहजीब बराबर वाली सीट पर मौजूद थी।